All right, students, Assalamu alaikum. We are starting Walaikum our Assalam, uh, sir. we are starting our lecture 18 of deep learning. Before we start with that, I always ask, do you have any questions from the previous material you want to discuss or clarify? No problem. नो सर। ओके, नाइस। अच्छा, लास्ट टाइम हमने अपने वो जो मैथ्स फॉर डीप लर्निंग हम कर रहे हैं, हमने पहले लीनियर अलजेब्रा को काफ़ी डिटेल से देखा, और अब हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी को देख रहे थे। वी डिड एन एग्जांपल फ्रॉम द आइगन वैल्यू एंड आई और आइगन वेक्टर की कैलकुलेशन, जो हमारे लीनियर अलजेब्रा की कल्मिनेशन थी फॉर इंटीग्रेटिंग लॉट ऑफ थिंग। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया टू इट्स रेलेवेंस टू डीप लर्निंग एंड ओके, मैं उसको वी जस्ट गो। हम प्रोबेबिलिटी में ये चीज़ें देखना चाहते हैं कि एक तो मेन हमारा एम क्या है कि एक दो तरह की प्रोबेबिलिटीज़ को हम डिस्टिंग्विश कर चुके हैं कि भाई डिस्क्रीट भी हो सकती है और कंटिन्यूस भी हो सकती है, ठीक। और उनके तमाम प्रॉपर्टीज़ के प्रोबेबिलिटी किस डिफरेंट कंडीशंस में जब ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, और उनके यानी व्हेन यू कंबाइन मैनी प्रोबेबिलिटीज उनके साथ क्या बिहेवियर होता है, और फिर कंबाइनिंग का एक लेवल चेन रूल पे जाके ख़त्म होता है, अदर देन कि आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी और ये सब चीज़ें देखते हैं। और ये देखना चाहते हैं कि क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या चीज़ होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, और फिर इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन, वेरिएंस, कोवेरियंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये हमारा एम है। एंड में ये कंबाइनिंग ऑफ दीज थिंग्स एज ए बेस रूल हम कंक्लूड करेंगे। ये हमारे मेजर प्रोबेबिलिटी के लर्निंग को आई वुड से रिवाइज करने के मेजर पॉइंट्स हैं, जिनको हम काइंड ऑफ रिव्यू कर रहे होंगे, क्योंकि मैनी टाइम्स जब हम उस टाइम करते हैं तो मैनी ऑफ यू मिस इट आउट और वट एवर, ठीक है। तो हमने कहा, पहले ये बता दिया कि डिस्टिंग्विश किया कि डिटर्मिनिस्टिक अनसर्टेनिटी और स्टोकेस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक अनसर्टेनिटी के लिए स्टोकेस्टिक का वर्ड, अनसर्टेन प्रोबेबिलिटी, उसकी क्वांटिफिकेशन, उसका यूज़ इन एआई, और वाई सी एस वाले कम इससे फेमिलियर होते हैं और दूसरे ज़्यादा होते हैं। तो हमें यहाँ मशीन लर्निंग में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, बेस ही इस पर है, इसलिए हम इसको सीख रहे हैं। और हमने ये देखा कि अनसर्टेनिटी की कॉमन कॉजेज़ क्या होती हैं। बाय बहुत सी चीज़ें बाय नेचर ऐसी होती हैं, बाय सी चीज़ों में आपकी ऑब्जर्वेबिलिटी में जब आप कुछ इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कुछ पार्ट्स को खुद से ओमिट करते हो, यानी नहीं शामिल करते, तो उससे फिर ये प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन पैदा हो जाती है। या आपका कोई मॉडल है किसी चीज़ का और उसने बाज़ वेरिएबल्स को अकाउंट फॉर नहीं किया होता फॉर द सेम रीज़न जो ऊपर की थी, तो वो फिर प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन में आ जाता है और आपको उन मामलात को प्रोबेबिलिटी के ज़रिए से हल करना पड़ता है, अनलाइक एब्सोल्यूट मैथमेटिकल डिटर्मिनिस्टिक एक्सप्रेशन। ये हमारा इसमें है। और ये एग्जांपल दी थी कि बर्ड को आप सिंपल या हर चीज़ इंक्लूड करें, तो ये चीज़ें अगर मिस हो रही हैं तो आपने कहीं इसमें प्रोबेबिलिस्टिक एलिमेंट्स को डाल दिया है। और फिर हमने बताया कि दो तरह की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, एक फ्रीक्वेंटिस्ट प्रोबेबिलिटी वाले हैं और एक बेसियन वाले हैं। फ्रीक्वेंटिस्ट जो रिपीटेबल होते हैं, जो प्रोसेस जैसे डिस्क का वो डाइस को 1/6 वाले बात को कहना, आप अगर बहुत लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी की ये ज़रूरी है ये फ्रीक्वेंटिस्ट वाले के लिए कि आपको वो बहुत स्मॉल सैंपल पे वो फिनोमेना सही नज़र नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि डाइस अगर आप थ्रो करो और फ्यू टाइम्स थ्रो करो, तो आप यू विल नॉट फाइंड के हर साइड 1/6 टाइम हुआ है। जैसे आप 6 दफ़ा उसको
थ्रो करो तो इट्स नॉट के एवरीथिंग विल अपीयर वंस और आपको 1/6, तो एरर आपके नजर आएगी। लेकिन जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते जाओगे और नंबर लार्ज हो जाएगा, रीचिंग इन्फिनिटी और वेरी लार्ज, यू विल फाइंड कि एक्चुअली इट विल बी रिपीटेबल प्रोसेस एंड कन्फर्मेबल प्रोसेस के यस इट इज ट्रू, इट विल appear 1/6 टाइम्स और क्वाइन के उसमें 1/2 टाइम्स। ठीक, तो ये फ्रीक्वेंटेस्ट रिपीटेबल तरीका है। बेसियन वाले वो चीजें जो इस तरह इनफाइनाइट लार्ज नंबर में आप नहीं काउंटेबल तरीके से कर सकते, तो उसमें डिग्री ऑफ बिलीफ को इन्वॉल्व करते हैं, जैसी एग्जांपल थी फ्लू की, तो ये हमने देखे थे। ठीक, और ये बताया कि इट्स नॉट समथिंग रैंडम, इट हैज वेरी वेल डिफाइंड रूल्स, और सिंपल रूल्स को और एक्सियम्स को और प्रोपोजिशंस को कंबाइन करके लाइकलीहुड ऑफ हायर लेवल ऑफ प्रोपोजिशंस आप बनाते हैं, और बड़ा सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज लॉजिकल ग्रोथ है। जैसे कि हम लॉजिक की थ्योरी हमने सीखी है, वो इसमें इक्वली एप्लीकेबल है। इट्स नॉट सम रैंडम मैथ्स टाइप थिंग। ओके, और जो हम देखेंगे इट विल वर्क अंडर दोज अगेंस्ट दोज गिवन स्पेसिफिक रूल्स वेरी राइटली, और उसके हिसाब से आपके क्वांटिफिकेशन प्रोसेस विल बी हाईली रिलायबल, नॉट एन एब्सोल्यूट रैंडम और एररेबल। फिर मैंने ये बताया था स्लाइड में कि ये वाला वो बात कि फिनोमेना जो आप ऑब्जर्व करते हो प्रोबेबिलिटी के लिहाज से दो तरह से करते हो। आजकल हमारा जो कंप्यूटर वर्ल्ड में या जिस तरह हमारे बहुत सारे डेटा हैं, वो दे अपेयर इन सैंपल फॉर्म, मे बी लार्ज, इवन आप डीएसपी वगैरह कर रहे होते हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह, तो यू फिल्टर्स और तमाम कामों में आप सैंपल्स ऑफ थिंग्स लेते हैं। तो तमाम वैल्यूज ऑफ ए सिग्नल या डेटा आपके पास नहीं होती, बट डिस्क्रीटली मैनी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और आप उनको डिस्क्रीट फिनोमेना के तौर पे ऑब्जर्व करते हो। डिस्क्रीट डज नॉट मीन बाइनरी, बाइनरी इज वन केस ऑफ डिस्क्रीट डेटा। ठीक, बाइनरी, डिस्क्रीट और फिर कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट या बाइनरी ये एक ही कैटेगरी में मैं इनको शामिल करूंगा। डिस्क्रीट डेटा की बिहेवियर को स्टडी करने का एक तरीका होगा, और हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको देखेंगे, क्योंकि यू कम अक्रॉस इन दीज सिचुएशंस फॉर ए फाइनाइट डाटा इन दिस वे। बट सेम थिंग इज इन द सिमिलर वे, जो हम देखेंगे कि वो इट इज डायरेक्टली एक्सटेंडेबल ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स टू कंटिन्यूअस केस। जो कंटिन्यूअस वेरिएबल है, जैसे आपका कंटिन्यूअस सिग्नल है, उसका आप कहते हो मैं हर पॉइंट पे चीज को देखना चाहता हूँ, और वो पॉइंट्स एज क्लोज एज पॉसिबल, इनफैक्ट एनी पॉइंट है, और वो आप कहोगे अच्छा ये रियल नंबर के लेवल का है। रियल नंबर विल आल्सो लैक इन समवेयर आपके कंप्यूटर के मैक्सिमम जो रियल नंबर का पॉइंट 335,005, वो चलते चलते इवन वो भी एक लेवल पे डिस्क्रीट हो जाता है। बट एनीवे हम उसको कंटिन्यूअस के डोमेन में देते, उसका बल्कि अगर कंटिन्यूअस वो नहीं होता तो वहां पर भी जो एरर्स जनरेट होते हैं डिस्क्रीट वाले, वो हमें हैंडल करना पड़ते हैं और उनको देखना पड़ता है। बट हम लेट्स से रियल नंबर और कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द सिग्नल्स को अगर देख रहे हैं किसी चीज में, तो हम उसे कंटिन्यूअस में कॉल कर रहे हैं, और डिस्क्रीट सिलेक्टेड पीसेस में ब्रेक करना। जैसे इस बात को मैं आपको ड्रॉ भी करके हम देख लें इस बात को कि हम क्या कह रहे हैं। ओके, हम ड्रॉ करेंगे, उससे पहले हम तो चलो, ये हमने ये भी स्लाइड की थी डिस्ट्रीब्यूशन। सर जी जी, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का आप कह रहे थे कि इन दोनों को एक ही में लेके चलना है ऊपर। सर असल में ना मुझे आवाज़ थोड़ी कट के आ रही थी, तो इस वजह से मुझे प्रॉपर बात समझ नहीं आई। जी, मैं ये बता रहा था उसको अभी उसके। थोड़ा सा दोबारा बता दें। ओके, बताता हूँ, अभी डायग्राम से भी बताता हूँ। अच्छा, तो मैं अभी डायग्राम वाले उस पर हम जा रहे हैं, तो उस पर बीच में ये भी ले लेते हैं और इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ करके आपको डिफरेंस इसका समझा देते हैं इसका। अच्छा, जी सर। ओके। अच्छा, फिर मैं ये बता रहा था कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन, यही जो हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में जो अभी ड्रॉ भी करके देखते हैं और इसको और आपको एक्सप्लेन करते हैं,
इनकी जो ये बिहेवियर होगा, यानी अब जो हर डिस्क्रीट एलिमेंट के आपने प्रोबेबिलिटी ली, इस प्रोबेबिलिटी का जो बिहेवियर ऑफ स्प्रेड है वो अब कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी उस डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें उनकी मीन वैल्यूज और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और ये चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ तक हम आए थे अपने लास्ट लेक्चर पे, और अब हम इस चीज़ को, जो आपका क्वेश्चन भी है और एनीवे हम उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, ये उस वाली बात। ओके, चलें, ये इस, अब हम इस स्लाइड को पिछले स्लाइड से लिंक करते हुए ये स्लाइड को देख रहे हैं, और इसकी डिटेल कि कैसे ये डिस्क्रीट और क्या कंटिन्यूस और किस तरह उसका एप्लीकेबल, वो हम बता देते हैं इसका। ओके, अच्छा, जो पहले ये डिस्क्रीट बाइनरी और इसके, हमेशा आपका एक कोई डेटा इन फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस आपके पास अवेलेबल है जब डिस्क्रीट है। जैसे हम पीछे भी देखते रहे, सीक्वेंस, वेक्टर, यानी एक इंफॉर्मेशन के बहुत सारे सैंपल्स को इस तरह से हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम पहले कहते हैं डिस्क्रीट की बात करते हैं, ये आपका कोई जैसे सिग्नल है, साइन वेव, आप फेमिलियर हो, ठीक। अच्छा, इसको आपने इसको स्टडी करने के लिए जो आप बहुत एनालाइज कर रहे हैं, फिल्टर बना रहे हैं, वो लॉट ऑफ प्लेसेस। अच्छा, एक तरीका है कि इसको आप एज ए एनालॉग सिग्नल ट्रीट करते हैं, एनालॉग एम्पलीफायर बनाते हैं। लेट्स से आपने एक ट्रांजिस्टर का जैसे एनालॉग एम्पलीफायर बनाया, तो आपने इसको फुल हर ये सिग्नल दिया, इधर आपने कुछ गेन लिया, यही सिग्नल एनालॉग की शक्ल में इंक्रीज हो गया। अब आप इसको ये एनालॉग तरीके से कर रहे हैं, हर वैल्यू इसकी ट्रीट हो रही है, जो भी है इस प्रोसेस से गुजर रही है, एवरी वैल्यू, नो सिलेक्टेड वैल्यू। दूसरा तरीका, आप बहुत सारे जब डिजिटल तरीके से इनको प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो अब ये डिजिटल वाला जो डोमेन में इनको डिस्क्रीट तरीके से इसी एनालॉग वेव को लेना चाहता है। वो कहता है कि मैं अगर हर पॉइंट को कंसिडर करूंगा तो इवन इतने से पैच में, यहां से पूरी साइन वेव छोड़ें, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे। ये पॉइंट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और देयर इज नो लिमिट टू दैट एज फार एज एनालॉग कंसर्न। तो अगर आप मैक्सिमम अपने रियल नंबर की एक्यूरेसी से भी जाओगे जो आपकी है, तो इवन देन इस एक साइन वेव के बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पॉइंट हो जाएंगे। अब आपका ये जो प्रोसेसिंग चीज है, ये ये आपके स्पेसिफिक सैंपल वैल्यू को लेता है, किसी एक वैल्यू को, और उसको प्रोसेस करता है, और ऐसी बहुत, अगर उसको साइन वेव चाहिए तो इसकी सारी सैंपल्ड वैल्यूज को ले लेगा और उन्हें प्रोसेस करेगा। ये उस तरह का अफोर्ड नहीं कर सकता जो डिस्क्रीट सिस्टम है आपका, डिजिटल या डिस्क्रीट हैंडल करने वाला, कि वो इसकी तमाम वैल्यूज को कर सके। तो वो कहता है मैं सिलेक्टेड वैल्यूज लूंगा, उसकी एक्यूरेसी में गुड इनफ रखूंगा ताकि मेरे रिजल्ट्स रिप्रेजेंटेटिव हों, ठीक। तो आप क्या करते हो, आप इस तरह से सैंपल करते हो, सैंपल एंड होल्ड, ये कर लें आपने, ये होल्ड हो गया, ठीक है ना। आपने फिर चलो, मैं हर दफ़ा एक सैंपल, एक पल्स दी, जो वेव, ये वैल्यू आई आपकी, इस वैल्यू को आपने प्रोसेस किया, ये एक वैल्यू, पहले जीरो को प्रोसेस किया, फिर आपने अगर इतने गैप के बाद, ये गैप है, इतने टाइम गैप के बाद अगर सैंपल किया तो ये वाली वैल्यू सैंपल होगी, ठीक है। ये हम थोड़ा सा ज्यादा कोर्स ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। देयर मे बी सिचुएशन जहां आप इतना ही कोर्स वो करो। सेकंड सैंपल लिया, ये आपने फिर सैंपलिंग पल्स दी, तो इसका ये वैल्यू आपने सैंपल की साइन वेव की, ठीक है ना, और आपने इसको फीड किया, आपने जो भी डिस्क्रीट प्रोसेसिंग सिस्टम था, डिजिटल सिस्टम, फिर आपने यहाँ पर किया। तो अब आप देख रहे हैं कि इस साइन वेव में जो बिलियंस ऑफ पॉइंट्स हो सकते थे, अब उसकी जगह बड़े काउंटेबली मैनेजेबल पॉइंट्स हैं जिनकी वैल्यूज आप प्रोसेस कर रहे हो। और मैथ्स हेल्प इट,
देयर इज नाउ, जब से डिस्क्रीट का टाइम आया और डिजिटल चीजें हुई, इन चीजों को एक्यूरेसी लेवल गुड इनफ एक्वायर करने का, एज करेक्ट क्लोज दिस पीपल हैव मैनेज इट, एंड उसकी जस्टिफिकेशन, उसकी मैथमेटिक्स, उसकी रीजनिंग, वो सब मौजूद है। तो व्हाट यू आर डूइंग इज, ये डिस्क्रीट था, आपने इसकी ये वैल्यूज जो ये जीरो से, ये जीरो लेवल है और यहाँ अगर 5 लेवल है, ठीक है, तो इसके दरमियान आपने तय किया मेरा सैम्पलिंग रेट, उसकी वजह से आपका तय हुआ कि चले जी एक 1 पे आपने इसको किया, फिर 2 पे किया, फिर 3 पे किया, फिर 4 पे किया, 5 पॉइंट्स पे पीक पे पहुंच गए, फिर 5 पॉइंट्स नीचे आए, 10, फिर 15, फिर मे बी 20 से आपने 20 पॉइंट्स में साइन वेव के डाटा को इधर, ये जो वैल्यूज थी इधर आपने वन आफ्टर द अदर भेजी एज ए सीक्वेंस, और आपने इसको प्रोसेस किया। तो ये डिस्क्रीट डेटा प्रोसेसिंग है, और सैम्पलिंग के जरिए से ये एनालॉग जो कंटिन्यूस वाली प्रोसेसिंग है। दिस इज इन जनरल द डिफरेंस बिटवीन द टाइम। हम ये कह रहे हैं कि हर जगह दोनों तरह से चीजें एग्जिस्ट करती हैं, दोनों तरह की चीजें, जैसे इसमें ये सिग्नल अभी पुराने जमाने में एम्पलीफायर एनालॉग थे, अभी भी हैं, ठीक है, ज्यादातर, लेकिन बहुत सारी चीजें डिस्क्रीट पे ट्रांसफर हो गई हैं डिजिटल कंप्यूटर की वजह से, तो वो भी दे आर स्ट्रॉन्गर, बट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। हम ये बात कह रहे थे प्रोबेबिलिटी के लिए कि हम इसके जो रूल्स और तरीके देखते जाएंगे, हम देखेंगे कि वो कॉन्सेप्ट वाइज इक्वली इन पर भी अवेलेबल, इन पर एप्लीकेबल हैं, जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, हम उनको डिस्टिंग्विश करेंगे, और फिर इनके हर फीचर में इसकी एग्जांपल्स करते जाएंगे, और ये उसी तरह वो सारे रूल उस पर भी एप्लीकेबल होंगे। ये मैं बता रहा था, और वो रिलेशनशिप भी जब हम अभी शुरू से देखेंगे तो वो भी देखते जाएंगे। अब लेट से पहले डिस्क्रीट वाले केस में लेते हैं प्रोबेबिलिटी के, ये हमारा एक टिपिकल मॉडल होगा जिसको आप हमेशा देखोगे, ये आपका सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस को असल में वो वेक्टर का थिक और वो करते हैं, हम डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कहेंगे कि यार सीक्वेंस का जो रिप्रेजेंटेटिव नंबर है, एक्स वाले को बड़ा एक्स लिखेंगे, ठीक है, बजाय वेक्टर के लिए वो थिक लिखने के, और इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर जो सेट में, हमारे सीक्वेंस के सेट में एलिमेंट्स हैं, उन्हें हम इस तरह लिखेंगे। हम जीरो भी ले सकते हैं, चलो जीरो ले सकते हैं, इट डजंट मैटर, एक्स जीरो, एक्स वन, वो डिपेंड करता है, बाज़ लोग वन से शुरू कर लेते हैं, जैसे हम कई जगह शुरू करते रहे, डजंट मैटर। ये आपके सैंपल हैं, एक्स जीरो, एक्स वन, डिस्क्रीट सैंपल, एक्स टू, ठीक है, ये जो मैंने अभी डाल दी इस तरह की वैल्यूज में भी, ये एक्स जीरो यहाँ था, ये एक्स वन वैल्यू है ये, ठीक है, ये एक्स टू वैल्यू है, इस तरह ये वैल्यूज हैं आपके सीक्वेंस ऑफ डेटा की वैल्यू, और मे बी ओके एन माइनस वन लेना होगा, चलो एक्स वन से एन भी ले सकते हैं, और जीरो से एन माइनस वन, मुख्तलिफ टाइम लेते रहेंगे हम, समझने के लिए फर्क नहीं है। इसी तरह एक सीक्वेंस वाई है तो उसमें वाई जीरो, वाई वन, वाई टू, और जेड है तो उसमें जेड जीरो, जेड वन, जेड टू, इस तरह जितने भी डिफरेंट डेटाज हैं उनके इस तरह के सीक्वेंस के, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन, इस डेटा की रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी में हर जो सैंपल है इट कैन हैव इट्स ओन प्रोबेबिलिटी, दे आर सैंपल्स, ठीक, एवरी सैंपल कैन हैव सम प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रंस, ठीक है, उस प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रंस को हम, अब जैसे ये मैंने शो नहीं किया, ये y इसी तरह लिखा जाएगा, y जीरो, y वन, z जीरो, z, अच्छा, अब हम इस एक को लेते हैं, यही x को दोबारा लेते हैं, हम कह रहे हैं इस x के लिए अगर प्रोबेबिलिटी का सेट में लिखूं, इसी x के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x पूरा लिखना, तो मैं लिखूंगा हर एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी का सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, इनके लिए लिखने के लिए हम ये जो P है, जैसे अभी सेट के साथ बाहर लिख रहे हैं, ये आगे ग्रेजुअली, ये जब हम इनके साथ इस्तेमाल करेंगे तो स्मॉलर P लिख रहे होंगे, और एट टाइम्स हम वो यहाँ भी लिख देंगे, बट दिस इज द डिफरेंस। ये ओवरऑल सेट की बिग X जिसको हमने कह दिया,
उसकी लिए प्रोबेबिलिटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और इनके लिए हम चलो यहीं से शुरू कर देते हैं। हर एक की प्रोबेबिलिटी हम स्मॉल पी से लिख रहे हैं, इट्स जस्ट हम बड़े पी से लिख सकते थे, ठीक है। हम ईज ऑफ मैथ्स की राइटिंग हम कह रहे हैं, हम स्मॉल पी से लिख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, ये सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटीज का सीक्वेंस ये होता है कि हर एलिमेंट की इस डिस्क्रीट सीक्वेंस में हर एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी को एज ए सेट जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये हमारा इसका सीक्वेंस है, ठीक। ओके, ये हो गया, प्रोबेबिलिटी का सेट हो गया, ये सीक्वेंस हो गया। अच्छा, इसके लिए फिर हम अभी अपनी प्रैक्टिस बता देते हैं कि जब हमें कॉन्टेक्स्ट में हमें पता है कि हम एक्स वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो एट टाइम्स हम इस बात को px0 px1 लिखने के हमें पता ही x के ही हैं, क्योंकि अगर यहाँ px0 है, अगर y था तो फिर उसमें क्योंकि यहाँ y0 और y1 है x तो उसके फिर py0 उसके py0 py1 होने थे। इसलिए जब हमें कंफ्यूजन है तो हमें स्पेसिफिकली हम वो x0 और y0 लिख रहे हैं, लिखेंगे इस तरह। लेकिन जब एक कॉन्टेक्स्ट क्लियर है कि हम x की ही बात हो रही है, तो मैनी अ टाइम्स वी विल राइट कि हम कहेंगे कि यार px0 का p0, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x0 इस वेरिएबल में, p1 ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, और इसी तरह pn या pxn-1, तो ये भी इस्तेमाल होगा। व्हेन x इज ऑब्वियस के वेरिएबल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है तो x है, या वेरिएबल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है y है, कॉन्टेक्स्ट क्लियर है तो हम इसकी सिंप्लीफिकेशन ये भी करते हैं और करेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, अब एक और चीज हम करते हैं, वो ये है कि ये हर एक और ज्यादा उससे हम कहें तो हम इस सेट की प्रोबेबिलिटी, इसका जो ज्यादा एब्सोल्यूट जो अभी कई जगह आपको लिखा नजर आएगा, ये इस बात को, और मायने इसके क्या हैं, और उस कई दफा हम उस मायनों में भी वो लिखा हुआ आपको नजर आएगा। आप कहते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू x0, ये ठीक है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ y फॉर y इक्वल टू y0। तो अब हम इसमें भी ये बात कर रहे हैं कि ये स्पेसिफिक केस, इसकी प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू x0, हम अब उस पर इतनी डिटेल से भी इस बात को लिख लेते हैं, और फिर इसके ये शॉर्टर कट्स भी हैं, ठीक। अच्छा, तो इन्हीं को हम फिर कई दफा, आप जब ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर है तो हम इसको px, बहुत ज्यादा जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ y, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लिख रहे हैं जब तक, या प्रोबेबिलिटी ऑफ x0 xy y0 इस तरह भी इस्तेमाल होगा। अब ये सब का आपस में जो हम ये टर्म इस्तेमाल हो रही होगी, इसके ये मायने, ठीक है। अच्छा, इसमें हम कह रहे थे कि डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, और ये इस केस में अब प्रोबेबिलिटी का केस कि आपका जो x वेरिएबल है, अगर ये x है जो कंटिन्यूस वेरिएबल है, इसके ऑल पॉसिबल वैल्यूज, इसका कोई ऐसा सेट डिस्क्रीट वैल्यूज का नहीं है, इट इंक्लूड्स ऑल द वैल्यूज फॉर दिस वेरिएबल x। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर ये x, लेट्स मैं स्मॉल x में लिखूं, तो ये px वेयर x इज ए कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। और फिर इसके लेट्स से अगर हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो हम उसको px dx से सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी अगर 1 है, तो इस केस में इंटीग्रेट आप कर रहे हो तो इस केस में इंटीग्रेशन से शो करेंगे, इस केस में आप उनके सम से शो करेंगे। आप अगर
टोटल सम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ देम, ठीक है। क्या है कि आप हर प्रोबेबिलिटी को ऐड कर रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी इन केस में ये वाली चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, जब इसमें क्या है xi, where i changes from इस केस में 0 to n-1, let's start doing 1 to n, ये यहाँ पे लिखना हमारा आसान होता है। तो ये हम कह रहे हैं कि हम यहाँ 1 से लेकर और ये n तक वाली नोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं सब जगह, तो ये 1 से n यहाँ लिखना हमें ईजी है। तो ये देखिए, अगर हमें टोटल प्रोबेबिलिटी बाय एडिंग द प्रोबेबिलिटीज करना है तो यहाँ डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी x0 प्लस x1 प्लस x2, ये इस तरह होगी सम इसका लिखने का। इस केस में ये आप इन वैल्यूज को इंटीग्रेट कर रहे हैं डिस्क्रीट लेवल पे। इस केस में जब ऐड करना हो, क्योंकि सारी वैल्यूज हैं, तो ये लीनियर इंटीग्रेटर ऑल x वैल्यूज को अंडर द ऑपरेटर ऑफ x इंटीग्रेट करेगा और इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी को बताएगा। आप देख रहे हो, तो ये यहाँ समेशन से ये वाली बात कही फॉर सिलेक्टेड वैल्यूज, यहाँ तमाम एनालॉग की यही बात कही कि भाई ओके टोटल प्रोबेबिलिटी इसको है, लेट्स से वो इक्वल टू 1 है या नहीं भी है, दोनों केसेस हैं। तो ये देखिए इंटीग्रेशन और डिस्क्रीट समेशन, अब कॉन्सेप्चुअली दोनों सिमिलर हैं। अगर आप इस बात को हैंडल कर रहे हो तो आप इसको भी समझते हो, आपको इनके पैरेलल सब जगह एग्जिस्ट करते हैं और आप इसको देखें। तो हम बहुत सारी चीजें जो यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे एज ए डिस्क्रीट, वो सब इधर इस शक्ल में एप्लीकेबल होंगी। ये मैं कह रहा था, दोस कॉन्सेप्ट्स और दोस थिंग्स कि ये इंटीग्रेट हो रहा है डिस्क्रीट का, ये इंटीग्रेट हो रहा है एनालॉग का, और इसी तरह वो मल्टीप्लाई हो रहा है। और वो वहाँ पर अगर एवरेज निकालना है तो आपने एक्स आई इंटू पी एक्स आई और समेशन की, और यहाँ आपने एक्स पी एक्स की इंटीग्रेशन की। एवरेज अगर आप निकाल रहे हैं, हम एवरेज को भी अभी देख लेंगे। यहाँ आप कहेंगे एक्स पी एक्स और ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप कहेंगे एक्स आई पी एक्स आई पी एक्स आई, और इसको सम फ्रॉम आई टू एन, I1 to n। आप फिर ये देख रहे हो, ये जब आपने एवरेज निकालना होता है, डू यू एग्री विद के एवरेज इस तरह निकल सकता है? अगर आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लेते हो, फिर आप कहोगे ओके इस केस में एनालॉग में ये है। ये वाली मेरा मकसद था कॉन्सेप्ट के समझने और यूज होने का, ये इनका डिफरेंस है। ओके, इज इट ओके? आपको ये डिफरेंस समझ आ गया एनालॉग और इसका, और ये बात, और वाई कॉन्सेप्ट्स आर विल बी एप्लीकेबल, और हम इधर कोई चीज सीख रहे हैं और इधर कोई चीज सीख रहे हैं, वो हमें दोनों जगह काम आएगी, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूशंस है, ये रैंडम वेरिएबल है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होंगी, जो चेंजेस इसके अंदर पैटर्न है, और इसमें ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है इस वाले की, ठीक है, कि हाउ प्रोबेबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या वो इस तरह जा रही है, फ्लैट रह रही है हर जगह, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इस तरह की बात, ठीक है। अच्छा, ओके, ऑलराइट। हेलो, ये हु आस्क्ड दैट? अनिका, यू हु आस्क्ड दैट? अभी ये कंटिन्यूस और इसका, हेलो जी सर, मैंने कहा था। शैलीजा। ओके, शैलीजा, ठीक है। ये कंटिन्यूस, डिस्क्रीट और प्रोबेबिलिटी और उनका आपस में कॉन्सेप्चुअल रिलेशन, दिस इज ओके, समझ आ गया? थोड़ा बहुत अभी भी नहीं है क्लियर। पूछो, सवाल पूछो, ये इंपॉर्टेंट है। ले, पहले की है प्रोबेबिलिटी? अगर नहीं की तो कोई सर कंटिन्यूअस में तो ये होता है ना कि कंटिन्यूअस मतलब वैल्यूज लेते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, और डिस्क्रीट में तो ये होता है कि एक सीक्वेंस के हिसाब से लेके चलते होते हैं। ठीक, ये ना, ये है गैप से। जी, ये सैंपल कर रहे हैं, ये एक जी सर, एनालॉग वेव थी। इसकी अगर आप इसको कंटिन्यूस में देखोगे तो इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, जैसे मैंने बताया ना, पॉसिबल वैल्यूज जीरो है, जीरो के बाद पॉइंट, आपके कंप्यूटर की एक्यूरेसी रियल नंबर की जो अगर 10 डेसिमल तक है
तो पॉइंट जी जीरो सर। जीरो 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 वन वो भी उस लेवल पे जाके वैसे डिस्क्रीट हो जाएगा। कंटिन्यूस का मतलब है उससे भी, यानी वो आप समझे वो भी एक एरर है छोटी सी, मगर एनीवे हम उसको कंटिन्यूस समझ रहे हैं। तो आप अगर कंटिन्यूस कहोगे तो इसके हर पॉसिबल पॉइंट आपकी कंसिडरेशन में है। तो अगर हम रफ गैस भी करें तो मे बी यहाँ से यहाँ तक आने में 1 बिलियन पॉइंट्स हो सकते हैं पॉसिबल, अगर उसको देखा जाए पॉइंट के लेवल पे, ठीक है। जी सर। और जो आप डिस्क्रीट में करते हो, आप यू सैंपल बेस्ड ऑन सम, जो टाइम डिले होता है आपके, सैंपल रेट उसको कहते हैं, कितनी देर बाद आप सैंपल को, ये वो सैंपलिंग के पल्स किया और वैल्यू को पिक कर लिया, फिर सैंपल किया वैल्यू को पिक कर लिया। तो इफ यू आर सैंपलिंग दीज सैंपल्स का जो सम है सैंपल्ड वैल्यूज का, ये डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी, क्योंकि इसमें ये बहुत जी सारे सर। ये मिस हो एक गए। सीक्वेंस के बाद से जो वैल्यूज आती हैं, हाँ एक गैप। हाँ, कि आप जितनी एक्यूरेसी चाह रहे हो उतने हिसाब से आपका सैंपल रेट होगा और आपका ये कलेक्शन ऑफ वैल्यूज उसके हिसाब से होगा। यानी अगर बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से आप देख रहे हो तो ये तादाद बढ़ जाएगी, कम एक्यूरेसी से देख रहे हो तो ये तादाद कम हो जाएगी एन की। बट दे आर डिस्क्रीट सिलेक्टेड वैल्यूज जिनको आप प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। जी सर। ये हो गया। अच्छा, जी फिर सर। इनका आपस में रिलेशन कॉन्सेप्ट का जो हम कह रहे थे वो ये है कि जैसे आपने यहाँ तमाम इनको सम किया है, तमाम प्रोबेबिलिटीज को, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, तो उसमें आपने ये किया कि हर सैंपल को लिया प्रोबेबिलिटी के और उसे समेशन अप्लाई की। यही काम, यानी ये किस्म का इंटीग्रेटिंग द वैल्यूज है, यहाँ इंटीग्रेटिंग द वैल्यूज है, मगर ये डिस्क्रीट फॉर्म में इंटीग्रेट किया आपने, जैसे एरिया की इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। अच्छा, यहां वही इंटीग्रेशन एनालॉग फॉर्म में की, वही सिग्नल है एनालॉग फॉर्म में पी एक्स डी एक्स इंटीग्रल, ये लीनियर इंटीग्रल, ये भी वही काम कर रहा है, एरिया को सम कर रहा है और ये भी एरिया को सम कर रहा है। मतलब इनके सब की वैल्यूज को सम करना है। हाँ, इनकी वैल्यूज को सम अगर कर रहे हैं आप तो एरिया अंडर द कर्व वाली बात कर रहे हैं। तो इस केस में, कंबाइन कर रहे हैं। इस केस में इस तरह कंबाइन कर रहे हैं कि इन्हें समेशन साइन के साथ तमाम इंडिविजुअल एरियाज को इकट्ठा कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि ये वाला एरिया मेरा पहला, फिर ये दूसरा एरिया ये वाला, ये सिग्नल था आपका, और आपने समेशन कर रहे हैं तो आप एरिया सम करते हैं ना, एरिया अंडर द कर्व। तो आपने इन वैल्यूज को सम किया, इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, ठीक है। और जी सर। बीच में ये छोटे जो स्टेप्स टाइप जगह हैं वो इसके एरिया में आपके नहीं आई है, जो छोटी छोटी कोन्स हैं, ठीक है। और आपने यही एरिया अंडर द कर्व एनालॉग तरीके से यहाँ करना है। तो फिर ये पूरा ये एरिया जो इस साइन वेव का है, ये छोटे ग्लिचेस जो इधर मिस आउट हो रहे थे वो भी नहीं होंगे, और वो सारा एरिया अंडर द कर्व आपको मिल जाएगा, ये सारा। आप, सर ये सेकंड नंबर वाले में ना हाँ हमें ये सारा सेकंड, एरिया मिलेगा। जी ये सेकंड वाले में, ठीक है। लेकिन ये हो गया, इसमें ये तरीका है, ये होगा और इसमें ये होगा। अब अगर आपकी ये इस चीज की रेजोल्यूशन गुड इनफ है तो ये जो छोटे मिस हो रहे हैं ट्रायंगल, ये लॉस विल बी नेग्लिजिबल कंपेयर टू योर डेटा, विच विल मीन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका इससे काम चल जाएगा, और डिस्क्रीट हैंडलिंग इनटू डिजिटल कंप्यूटर्स के साथ आप गुड इनफ एक्यूरेसी से ये काम अचीव कर लेते हैं। तो आप इसको प्रेफर करते हैं अक्सर सिचुएशंस में आजकल के टाइम में है। लेकिन जहां कहीं जरूरत है तो दिस इज इक्वली गुड, आप कंप्यूटर से ये क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन ऑफ एनालॉग चीजें भी निकालते हैं और वो भी ठीक है, ठीक है। तो इनमें सिमिलैरिटी भी है और डिफरेंस भी है। कॉन्सेप्ट इनका कॉमन है कॉन्सेप्ट सेम है पर लर्निंग वाइज। ये है हाँ, कि यानी इधर जो आप लर्निंग ऐसे कर डिफरेंट लेंगे है। वो आपकी इधर 1-to-1 रिलेशनशिप है। तो हम अगर बहुत सारे आइडियाज अगर इधर डिस्कस कर रहे हैं वो इधर भी एप्लीकेबल हैं, जो इधर डिस्कस कर रहे हैं वो इधर भी एप्लीकेबल है, ये मैं आपको बता रहा था। अब हमने इसकी टर्मिनोलॉजी के लिए जो यूज करना था वो यहाँ बताया। इसके बाद जब टर्मिनोलॉजी का बता दिया तो पहली चीज ये हमने समझ लिया कि अच्छा, कि इस टर्मिनोलॉजी के करके ओके, क्योंकि ये हम यहाँ आ ही गए थे तो इसको कर लेते हैं कि अगर ये बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज थी, ये आपके अगर वैल्यूज थी सीक्वेंस की, अगर आपको इनका एवरेज निकालना हो, अब हम प्रोबेबिलिटी के बेसिक से आगे चलते जाएंगे और करते जाएंगे, इन इस सीक्वेंस के
अगर आपने एवरेज निकालना हो तो वहां प्रोबेबिलिटी किस तरह काम आ रही है और कैसे वो रोल प्ले करेगा एवरेज करना। एवरेज के लिए मैं क्या वर्ड इस्तेमाल कर लूं, चलो एक्स बार, मीन के तौर पे मीन, ठीक है, मीन वैल्यू के लिए एक्स बार। तो अगर ये वेरिएबल जिसके ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, मैंने इसको मीन मालूम करना है, तो आप हमेशा करते रहे कि आप क्या करोगे, इन तमाम वैल्यूज को सम करोगे। ये एक्स आई फॉर आई फ्रॉम 1 to, चलो आई हम दोबारा लिखते 1 to n, इसको ऐड करोगे और इसको डिवाइड कर दोगे n से, n वैल्यूज हैं, ठीक है, ये सही जी है, ओके। जी अच्छा, ये हो गया कि जब ईच वैल्यू इज डिफरेंट या आप हर वैल्यू को लेके इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप इस तरह करते हैं, ठीक है। एट टाइम्स इनमें कई वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही होती हैं, जैसे आपका एक डाटा तो यह है ना कि ये कोई वैल्यूज थी जिन्हें आप सम कर रहे थे, ये था 1 2 3 4 5, इसका एवरेज निकाल लेते हैं, मगर मैनी टाइम्स आप ओके। तो अब जब सम कर रहे थे तो ये 2 4 दफा था, 3 जो है ये कोई 5 टाइम्स है ना, और यानी ये डेट, अच्छा अब इसको जब आप सम कर एवरेज करना होगा तो एक तरीका तो यही था कि आप करें 2 + 2 + 2 + 2 और 3 + 3 + 3, ये भी हो सकता है, मगर इसके लिए फिर वो जो फ्रीक्वेंसी वाला रोल आ जाता है, फ्रीक्वेंटिस्ट वालों की अप्रोच, वो कहते हैं यार मैं 2 को 4 दफा ऐड करने के बजाय मैं कहूंगा देयर आर 4 2s, तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बजाय मैं 2 मतलब जो नंबर जितनी दफा आया है हाँ उसके जो टोटल नंबर मतलब जितनी हाँ दफा आए हैं उसको काउंट वो करूंगा, मल्टीप्लाई करना है उस नंबर करेक्ट के साथ। करेक्ट। तो फिर 3 को भी मैं फर्स्ट को 3 जो था 5 टाइम्स था, तो मैं 5 दफा ऐड करने को मैं कह देता हूँ। 5 तो मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो ये बेसिकली जो 4 और 5 हमें लिख रहे हैं ये फ्रीक्वेंसीज हैं। तो फर्स्ट को ये पहला सैंपल था तो इसकी फ्रीक्वेंसी वो आप कह दो f1 है, दूसरा सैंपल है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है f2 है, और ये पहली वैल्यू का जो थी वो x1 थी, दूसरी वैल्यू जो है वो x2 है। इसका एवरेज अब निकालने के लिए आप f1 x1 प्लस f2 x2 डिवाइडेड बाय n। f1 प्लस f2 से करते थे, कॉलेज अलजेब्रा अगेन, ठीक, यही करते थे जी आप। सर। ये फॉर्मूला है आपको जब आप फ्रीक्वेंसी बेस्ड यही मीन निकालना चाहें, ये मीन है, मगर आप कहते हैं मैं काउंट वाले ऑप्शन को यूज करूंगा, सारों को लिखने की बजाय मैं करूंगा, तो आपका यही फॉर्मूला ये बन गया, एक्स बार बिकम्स दिस जो मैंने यहां लिखा है, एफ आई, ओके मैं लिख देता हूं, एफ आई एक्स आई वे summation of fi for I from 1 to n, ये ऊपर की आपकी समेशन होगा और नीचे समेशन ऑफ fi फॉर I from 1 to n, ओके। ये काम जो मैंने समझाया एक एग्जांपल से, इसका ये फॉर्मूला हो गया, यानी यही मीन निकालने का फॉर्मूला जो ऊपर लिखा था अब ये बन गया फ्रीक्वेंसी की वजह से, ओके। मतलब फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो इस तरह से करेंगे। जी, वो हमने यहाँ करके दिखाया है। जी सर। यहाँ आप 4 इंटू 2 + 5 इंटू 3 और नीचे 2 + 3 करो तब भी वही आंसर आएगा, अगर 2 सैंपल थे आपके। और अगर इसकी बजाय आप ये लिखो 4 + 4 प्लस वो सॉरी 2 2 2 को 4 दफा लिखो, 2 + 2 + 2 +2 + 2, और प्लस। इधर 3 को लिखो 5 दफा और फिर उसको डिवाइड करो, n जो तादाद है इन सारों की, ये तादाद 4 और 5 9 से डिवाइड करो तब भी वही आंसर आना था, जी ठीक है, जो ये जी काम जी करने से आएगा, ठीक है। ये इस जी फॉर्मूले के तहत आप कर रहे हो।
और ये वाला इस फॉर्मूले के तहत कर, दोनों का एक ही आंसर है, बट इट इज ए मोर कॉम्पैक्ट वे ऑफ डूइंग इट। जी सर। अच्छा, इससे अब हम लाना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी का यूज, जो इसमें आपको हर जगह नजर आएगा। ये वाली बात जो फ्रीक्वेंसी वाली थी, अगर इसको एक और आप तरीके से लिखो इसी बात को, कि ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू, तमाम फ्रीक्वेंसीज का सम इज ए कांस्टेंट, सही? तो दिस कैन, हर एक उसके लिए आपका हो जाएगा ये एफ आई बाय सम ऑफ एफ आई, ठीक है, और इनटू एक्स आई, इसको। और अब हम ये फिक्स है, और आप इन चीजों के साथ इसी तरह आप आगे चलो, मैं अलग अलग पहले लिख देता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगी कि पहला टर्म f1 x1 था, आपकी यहाँ की पहली टर्म f1 x1 होगी, नीचे वो पूरा समेशन है, सम है। दूसरी टर्म f2 x2 है, इसी को मैं एक्सपेंड करके लिखूं, f2 x2 है, और नीचे सम f है, ठीक है। तीसरी टर्म f3 x3 है, इसी तरह चलते जाएंगे, fn है -1 xn है, और डिवाइड हो रहा है सम ऑफ f से, नीचे तो F से। कांस्टेंट f। यही बात को मैंने एक्सपेंड करके लिखा है, इसके मायने ये हैं, ठीक है मतलब कंटिन्यूसली नंबर इसके चलते जाएंगे। जी। अगर इस बात को जो हमने अभी कही है, इसको हम जी। एक और तरीके से, यानी इसी को एक्सपेंड करके लिखें, तो वो ये बनेगा, इसके मायने ये हैं कि हम ये कर रहे हैं मैथमेटिकली, ये वाली बात स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जा रहे हैं। जी जी, ठीक है ना। हम, जी मैंने सर। सिर्फ ये किया है कि ये जो डिवीजन वाली चीज है, ये हर टर्म पे एप्लीकेबल है ना, इस सम के हर टर्म पे है, तो मैंने वो लिख दिया, हर जी एक के सर। साथ लिख दिया। ओके, अब मैं यहाँ कहूंगा, अगर किसी पर्टिकुलर सैंपल की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी जो है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सैंपल, तो ये आप कहोगे पी आई, वो पी आई करूं, P1 है ये, 1 यहाँ 1 2, P1 x1, फिर दूसरा क्या है P2 x2, ओके, और फिर इसी तरह Pn x PN x XN। है, ठीक, ओके। तो सर इसमें हम लोग 1 डिवाइडेड बाय f कॉमन भी ले सकते हैं बाहर, नहीं, वो तो वो ज्यादा कॉमन, इजी है। ये तो कॉमन तो ये था ना, ये बाहर था, ये जी कॉमन सर। था बाहर। इसको हमने एक्सपेंड करके इसके मायने देखे, और उसको हमने कन्वर्ट कर, हम चाह रहे थे ये कि हम इस बिहेवियर को इस्तेमाल करें, कि ये जो कॉमन बाहर एक फैक्टर होता है, वो हर एक के साथ लिखा जा सकता है ना, अगर 1/3 है, जी सर। और इधर यहाँ पर है तो 5x। सर f तो फ्रीक्वेंसी है, f तो हम वो काउंट करेंगे, फॉर एग्जांपल जिस तरह ऊपर 2 है हमारे पास 4 टाइम्स है, तो हमने वो लिखा है 4 जी 4 जी, इंटू 2 हम लिखेंगे। तो अब अगर दोबारा फिर 2 आ गया, फिर उसको दोबारा से हम लोग 4 इंटू 2 करके काउंट करेंगे, वो तो एक दफा ही करेंगे। नहीं, ये यहाँ जो हमने किया है ना, वो ये किया है कि ये जो बात लिखी हुई थी ना, ये इस तरह की ये बात जो लिखी हुई थी, इसको हमने इस शक्ल में एक्सपेंड किया कि ये वो कॉमन है जो बाहर है था, 1/f है, ये 1/f, ठीक है। कॉमन आ गया। अच्छा, जी ये सर। अंदर f1 x1, ठीक है, और ये दूसरा f2 को इक्वल यहाँ लिखने चले 6, और ये ओके, चले, ये पहला सैंपल, दूसरा सैंपल x2, ये इस तरह था, ये बाहर लिखा हुआ था, ये जो जी चीज सर। थी वो ये है, ठीक है ना, ये थी, ये बाहर लिखा हुआ है, ये सिग्मा एफ जो है वो एक टोटल नंबर था, इन नंबरों का, ये 6 और 5 है, लेट्स सी 11 था, सपोज ये 11 था, ठीक है। ये बात यही लिखी हुई थी, जो आपने यहाँ ये किया है 4/2 जो आप कह रहे हो। जी सर। तो इसमें, इस सवाल में, ये जो है 2, ये जो हमारा है फ्रीक्वेंसी 4 + 5, ये 9, सॉरी ये 9, ये नीचे लिखी हुई थी, ये नीचे लिखने का मतलब बाहर लिखी हुई है, ये यानी इसके इस तरह लिखी हुई है, यहाँ 1/9, इट इज सेम थिंग एज ये उस पूरे के सर ये नीचे मुझे मैंने, समझ आ गई, मैं वो कह रही थी सर, जिस तरह अभी ये नीचे लास्ट वाले स्टेप में किया है,
जिसमें अलग अलग करके किया है, F1 हाँ x1 जी डिवाइडेड बाय f, जी जी F2 x2 डिवाइडेड बाय f। जी जी तो वो मैं पूछ रही थी कि जिस तरह ऊपर हमारे पास 2 फॉर एग्जांपल 4 टाइम्स आया, तो हम लोगों ने उसको किया 4 इंटू 2। जी जी फिर अब हमारे पास नेक्स्ट पे भी, मतलब x0 पे भी 2 पड़ा हुआ है, x1 पे भी 2 पड़ा है। जब हम x1 पे आएंगे उसको फिर हम लोग 4 इंटू 2 तो नहीं करेंगे ना? अच्छा, ये आपको समझ आ गया ना? ये ये वाला समझ आ गया ये मुझे, समझ, मैं कह रहा हूँ नीचे वाले में स्टेप में इसी को कंफ्यूज। समझ लो ना, ये समझ आया जी हुआ सर। ना? इसको, जी सर। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ये मैं कह रहा हूँ 4/9 इंटू 2 लिख सकते हैं। प्लस 5/9 5/9 इंटू इंटू 3 3 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि मैंने ऊपर ये लिखा है, उसके नीचे ये लिखना चाहता हूं, लिख सकता हूं तो लिख दिया। मैंने लिख ऊपर ये सकते हैं। लिखा है, उसको मैंने इस शक्ल में लिखा, लिख सकते हैं। ये तो मैंने लिख सकते मैथमेटिकली हैं। मैथमेटिकली इस काम को किया। क्यों किया? कि मैं प्रोबेबिलिटी को भी बीच में यूज उसका लाना चाहता था, यूज करना है। क्योंकि ये वैलिड इक्वलेट लिखना है, इसी की एक्सपेंशन है, तो लिखने में खराबी नहीं थी। अब जब लिख लिया तो मैंने यहाँ ये बताया कि देखें जी, किसी चीज की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी वर्सेस टोटल फ्रीक्वेंसी इज द प्रोबेबिलिटी। यही होता है ना कि भाई जी सर। प्रोबेबिलिटी क्या है? इसमें एक चीज के 5 रेड बॉल्स हैं और 3 ब्लू बॉल्स हैं। व्हाट बॉल्स इज द हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, अगर ये 5 हैं और ये 3 हैं, तो 5 आउट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 3, 5 5 डिवाइडेड बाय 8। 8, ठीक है ना? 8। उसकी फ्रीक्वेंसी 8 हो जाएगा। उसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द टोटल टोटल n से पॉसिबिलिटी ऑफ डिवाइड हो दिस जाता है। विल इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेरिएबल divided by total frequency of data is the जी probability सर। of x1। तो मैंने कहा ये, इसको मैं p1 x1 लिख सकता हूँ, ठीक है, दूसरे को जी p2 सर। x2 और इसी तरह p and x। ओके, तो अब ये जी मेरा सर। जो एवरेज निकालने के लिए एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं उनकी प्रोबेबिलिटीज को उन वेरिएबल से मल्टीप्लाई करूं और इससे सम करूं, तो दैट गिव्स मी मीन और एवरेज। और इसको अगर मैंने शॉर्ट लिखना है तो मैं लिख सकता हूं कि इसका मतलब है किसी चीज का मीन निकालना है तो मैं पी आई एक्स आई करूं तो मेरा मीन निकल आएगा। पी आई एक्स आई फ्रॉम 1 to n। I can find the mean through probability by using this simple formula. जी सर। Okay? जी सर। और उसके हमने जस्टिफाई किया, तो यू नो यू कैन यूज एट मेनी प्लेसेस प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ए सैंपल डेटा बाय दिस वे। ठीक है, जी और सर। और यही चीज यहाँ पी आई का मतलब है पी पी एक्स आई। ठीक है, तो हमने शॉर्ट में जो यहाँ कहा था ना, पी एक्स वन का मतलब पी वन, तो ये पी आई जब हम लिख रहे हैं इसका मतलब पी एक्स आई, ये हर वैल्यू का। ठीक है, यानी इसके मायने प्रोबेबिलिटी ऑफ ith सैंपल पी एक्स आई, ये इसके मायने हैं, जो हम शॉर्ट में पी आई भी लिख लेते हैं, जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया। तो ओके, अच्छा, अब अगर इधर ये पी एक्स आई और समेशन है, यही बात आप इधर भी कर सकते हो जो कंटिन्यूस वाले में है। आप उसमें कहोगे पी एक्स, कंटिन्यूस वेरिएबल है, अब सैंपल आई नहीं है, पी एक्स इंटू एक्स को आप ये सम करने का मतलब है इंटीग्रेट करें और इन वेरिएबल dx, तो आप कंटिन्यूस की एवरेज वैल्यू इस तरह निकालेंगे और इसकी डिस्क्रीट की एवरेज वैल्यू निकालेंगे। दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है, यहां समेशन के जरिए क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, यहां इंटीग्रेशन के जरिए। लेकिन वो दोनों अब यहां आ गए, ये दोनों यहां एक्स पी एक्स हो गया। यहां जब आप खाली प्रोबेबिलिटी को ऐड कर रहे थे तो यहाँ पी एक्स था। अब जब सैंपल वैल्यू के एवरेज के लिए ये फॉर्मूला आपने निकाला तो यहाँ यही है, ये इनमें कॉरेस्पॉन्डेंस देख रहे हैं आप। तो अगर इधर से आपने ये सीख लिया तो उधर भी आप ये वाला लिख सकते हो कंटिन्यूस के लिए और यूज कर सकते हो फॉर कंटिन्यूस डेटा। ओके जी सर। ओके, ये अगर कंटिन्यूस से आपने ये निकाल लिया
तो अगर इससे फिर वो वाली भी निकल आती है चीज़ कि अगर आपने वो निकालने हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेट्रा, ये आपका एक लिहाज से म्यू निकल आया, ये म्यू है या म्यू एक्स कह सकते हैं इसको लिखने का एक। तो अगर आपने वेरिएंस निकालना है किसी चीज़ का तो वो यही सारे तरीके उधर आ जाएंगे कि आप वेरिएंस निकालने का ये तरीका होता है कि आप उस वैल्यू को लें, लेट्स से हर वैल्यू को मीन भी एक्स आए, निकालते हैं, एवरेज भी निकालते हैं। ये मीन और एवरेज और ये सारा ये एक है, ये हम कर चुके हैं, ये आपने कर लिया, उसको वैल्यूज से भी देख लिया और फॉर्मूले से भी देख लिया। ये अभी हमने मीन निकाला, ये म्यू एक्स जो मैं कह रहा हूँ मीन ही को कह रहा हूँ। अगर मीन जी निकाल सर। लिया है तो अब आप वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन इस मीन से गैप का नाम है, यानी एवरेज डिस्टेंस या स्प्रेड फ्रॉम द मीन क्या है, ठीक है। यानी अगर आपका यहाँ मीन है बीच में, तो डेटा का, अगर ये डेटा के सैंपल्स हैं तो आप इसके स्प्रेड का अंदाजा करने के लिए इस मीन से उनके डिस्टेंसेस का लेते हो और उनको स्क्वायर डिस्टेंसेस को लेते हो, उन्हें सम करते हो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स करते हो, तो आपका वेरिएंस निकल आता है और उसी को अंडर रूट करते हो तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। तो इसको अगर आप पहले इस लिहाज से लिखो कि आपने से वेरिएंस निकालना, वेरिएंस वी से वेरिएंस, ठीक है। तो आप यही करोगे, हर सैंपल को उसके मीन से, अगर ये सैंपल ऑफ एक्स वैल्यू तो म्यू एक्स कह लो, हर वैल्यू को अपने मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यानी x1 माइनस म्यू एक्स स्क्वायर, x2 माइनस म्यू एक्स स्क्वायर, ये है। इस पूरे को आपने ये सम कर लिया और सम करके जितने आपके सैंपल्स हैं उनसे आपने डिवाइड कर दिया। अगर सैंपल्स की तादाद n है तो 1/n कर दिया, ठीक है। ये 1/n आप बाहर भी कर सकते हैं, यानी आपने सबको सम किया फ्रॉम जी 1 सर। टू n तमाम सैंपल्स को, और अगर n वैल्यूज थी तो n से डिवाइड कर दिया। ये आपका वेरिएंस निकल आया, एवरेज मीन स्क्वायर्ड वैल्यू फ्रॉम द मीन, ठीक है। जी सर। ओके, ये आपका वेरिएंस हो गया। इसी को आप अनरूट कर दें, जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, ठीक है, तो ये आप इस पूरी वैल्यू को अनरूट कर दें तो वही चीज आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है, ठीक है। ये जी हमारे सर। प्रोबेबिलिटी रिलेटेड बेसिक मीन और उसकी बात हुई। अब प्रोबेबिलिटी की आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। ये हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसको हम बेस बनाएंगे, रिलेशनशिप बिटवीन देम, अब इन सब को यूज करके हम ऑल द प्रॉपर्टीज हम देख लेंगे इस असूलों पे, ठीक है। अच्छा, पहली एक प्रॉपर्टी सम। अब ये सारी ना प्रोबेबिलिटी के सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। ओके, पहले प्रोबेबिलिटी के सम को हम देखते हैं। सैंपल हमारा आपके जहन में हमेशा ही रहेगा, ये x, यहाँ 1 से कर लेते हैं, 1 से n तक x, अगर y है तो 1 से n तक y। ये सैंपल है, ये डेटा है, सीक्वेंस है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी का सीक्वेंस है जिसको ये है। x की प्रोबेबिलिटी को px से भी सिंपल लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ होता है, हम px के लिए लिख लेते हैं। जब हम खास तौर पे किसी एक सैंपल की बात कर रहे होते हैं तो फिर हम कहते हैं px at x0, इस तरह भी लिख लेते हैं, px0 कह के भी लिख लेते हैं और इसे p0 भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमने चीजें बता ली। अब हम कॉमन वेरिएबल के जरिए से इन्हें देखेंगे जो दोनों जगह एप्लीकेबल हो जाएंगी बातें। ओके, पहले एडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटीज, एडिंग, एड या समिंग ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ठीक। तो इसमें आपके पास अगर दो इवेंट्स ले रहे हैं, हम ऐड करना है तो दो वो लेना है हमें, सीक्वेंसेस विद प्रोबेबिलिटीज, एक ए और एक बी, ये दो हैं, ठीक है। ए का मतलब है वही अपने इसके सारे A0, A1, सॉरी A0 नहीं, हम 1 से लेते, A1 से लेकर और AN तक, इसका ये मतलब है, ठीक। और बी का मतलब है लेट्स से B1 से लेकर B1 तक, ये सारे सीक्वेंस, ओके।
सैंपल, वहाँ एक्स था, ए है, बी है, ये सारे इस्तेमाल करें ताकि यू शुड मोर बी कंसर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड नॉट कि आप कोई इसको हम याद करें। और चलो अभी हम ये कर लें फिलहाल, ये आपको बाद में कर, ए बी से भी यही बात है, एक्स वाई से भी वही बात है। तो अभी आपको एक्स वाई डिफाइन किया हुआ है तो हम उसी को फिलहाल एक्स से कर लेते हैं वाई से, ताकि आपको वो अभी जो सब कुछ डिफाइन किया है वो कम से कम यहाँ आप रिलेट कर लो। ठीक है, तो एक्स वाई है और उनके सैंपल, ठीक है, एन सैंपल दो लिए हैं, ताकि अब एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा तो एटलीस्ट दो वैल्यूज को हम ऐड करने का क्या मतलब होता है। सर जो y वाला वेक्टर हो उसमें तो y1 और yn होना हाँ चाहिए ना? यही है, ठीक है, वही है, बिल्कुल ऐसी है। ए चल, वो हमने पहले ए बी लिए थे, फिर मैंने बताया कि इसको हम एक्स वाई करते हैं, तो यही है, जी ऐसे ही है। सर, ओके, जी सर। चलिए ओके, हम दोबारा उसको लिख देते हैं ताकि आप, क्योंकि अभी मैंने पीछे आपको सारा एक्स और वाई से बताया तो मैं अभी उसको रख रहा हूँ, बट दे कुड बी ए बी, दे कुड बी एनी। ठीक, ये एक्स और वाई दो सीक्वेंस हैं जिनकी वैल्यूज ये वाली हैं, x1 से लेकर और ये कॉमा x2, और ये इसी तरह चलते हुए xn तक जाएगी। ये एक सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है, और y जो है वो y1 और फिर y2 और इस तरह yn तक जाएगा। ओके, ये दो सैंपल्ड सीक्वेंसेस की वैल्यूज हैं, और इनकी जो प्रोबेबिलिटीज होंगी वो अभी जैसे मैंने बताया, इसके लिए मैं कहूँगा पी एक्स, ठीक है, मैं ये एक्स कभी बड़ा लिख रहा हूँ और कभी छोटा, दोनों असल में स्मॉल एक्स यूज करते हैं थिक में टू रिप्रेजेंट दिस सीक्वेंस, और हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आर्टिफिशियली बड़ा लिखा है। जब किसी एक वैल्यू को कहना होता है फिर जरूर बड़ा लिखते हैं सब लोग, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं जैसे ये पी एक्स लिख रहा हूँ, ये एट टाइम्स बड़ा एक्स या छोटा एक्स, जब ये जनरल एक्स है तो इस पूरे को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो बट एनीवे अभी हम यहाँ पी एक्स क्या होगा, वही जो मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वन ऑफ देम, पी एक्स वन पी एक्स टू, जिसको मैंने शॉर्ट में कहा। अब हमारे पास क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं तो अब हमें ख्याल रखना पड़ेगा, पी ऑफ, सॉरी ये पी नहीं, पी ऑफ एक्स वन, ठीक है, और पी ऑफ एक्स टू, पी ऑफ एक्स एन, जैसे मैंने अभी पीछे डिफाइन किया। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई क्या होगा, पी ऑफ वाई वन, पी ऑफ वाई वन, पी ऑफ वाई टू, ऐसा, ठीक है, और इसी तरह पी ऑफ वाई एन। ओके, ये हो गया, ठीक है। ये पीछे की तरह मैंने दो केस लिए, पहले एक्स और पी एक्स बताया था, अब वाई और पी वाई दोनों को लिख लिया। अब हम ऐड करेंगे, वी वांट टू ऐड दिस। ये कब होगा, एडिंग विल मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि एक काम के होने के अमकानात या दूसरे काम के होने के अमकानात। और तो ये केस में जब दोनों केसेस एक्सेप्टेबल है, वन और द अदर, तो ये प्रोबेबिलिटी अगर इंडिपेंडेंट हो तो हम अक्सर कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहली प्रोबेबिलिटी चीज की क्या है, और दूसरी इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हम, सॉरी मैंने ए भी लिख दिया, एक्स, सॉरी एक्स वाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। ओके, अगर ये, अब यहां जरूरी है कि इट्स नॉट एज सिंपल कि दोनों प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करें। और इसके तो आपके कॉमन सारी चीजों की बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, ये तो आप ऑब्वियस, ये तो ऑब्वियस केस ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि जैसे आपका डाइस है आपका, तो आपका ओके, डाइस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग से 1, चलो ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज 1/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 में मैं इसको ले दो, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 is 1/6. Probability of getting 2,
डाइस जब रोल करें तो क्या है, अगेन 1/6। तो अगर कोई कहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब आप रोल करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर 1 और 2, यानी जब आप फेंक रहे हैं तो 1 या 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहोगे सम ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 विल बी सम ऑफ दिस 1/6 1/6। ठीक, तो जब और वाला ऑप्शन है तो हम इसको इस तरह ये लिख रहे होते हैं। अब ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं तो हम फिर इस तरह लिखते हैं, लेकिन अगर दूसरा इवेंट पहले के पे डिपेंडेंट हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, डिपेंडेंट नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, ये इवेंट और ये इवेंट अगर एक दूसरे से कोई एक्सक्लूसिव है फिर तो ये ठीक है, लेकिन अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो ये ऐड होने का जो मकसद है, इन दोनों में एक एरिया कॉमन होगा दोनों का, और फिर इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू px प्लस, तो जनरल फॉर्मूला ये है px प्लस py माइनस px प्लस py माइनस pxy माइनस px ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड चलो मैं यहां एंड डाल देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ p एंड x जो कॉमन है उनका दोनों का, वो सब्ट्रैक्ट होगा। क्या मायने, आप अगर ड्रॉ करके देखें, ये जो हम यहां कह रहे हैं, ये एक x के प्रोबेबिलिटी का सारे इवेंट्स का सेट है, ये x का है, ये y के प्रोबेबिलिटी का पूरा सेट है इवेंट्स का। तो अगर कोई कहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x और y, तो ये और ये टोटल हो जाएंगे। जो ये केस है, ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनमें कोई इनका कोई इसके तमाम सेट के नंबर और ये सारे नंबर ऐड हो जाएंगे, जैसे यूनियन ले रहे होते हैं आप, तो वो ये हो गया। लेकिन अगर इन दोनों की प्रोबेबिलिटी किसी जगह ओवरलैप करे, ये x और ये y, ये x के प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का सेट है, ये y के प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का सेट है। इस वक्त x और y से मैं कह रहा हूँ px एंड py, वो हमने p नहीं लिख रहा है यहाँ, px और py, ठीक है, तो वी आर नॉट राइटिंग दैट, अंडरस्टूड है। तो ये इसके प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का सेट है, ये इसका है, मगर अब ये इनमें कुछ ओवरलैप है, और ये ओवरलैप का मतलब ये वो एरिया है जहां दोनों हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y, ये और वाला केस नहीं है, यहां दोनों हैं। तो अच्छा, अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें, तो अगर आपने px को ऐड किया और py को ऐड किया, तो ये जो कॉमन एरिया है ये 2 दफा ऐड हो गया। अगर खाली px और py जब आपने किया तो ये बीच की चीज 2 दफा ऐड हो गई, तो एक दफा आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। टोटल अब कंबाइंड प्रोबेबिलिटी इनकी क्या है, ये है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x और y ये होगी, जिसमें एक दफा कॉमन एरिया सब्ट्रैक्ट होगा तब ये बनेगी ये। इसलिए जनरल फॉर्मूला ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज, जिसमें ये माइनस का होता है, ठीक है, लेकिन ये स्पेशल केस है जब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी दोनों प्रोबेबिलिटी के आपस में कोई ओवरलैप नहीं है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर ये सिंपल केस प्रोबेबिलिटी का ऐड का आता है। कॉमन केस क्या है, दोनों को ऐड करो और एक दफा उनका जो कॉमन एंड वाली प्रोबेबिलिटी है उसको सब्ट्रैक्ट करो, ठीक हो गया, समझ गए ये बात? हेलो हेलो, हाँ जी बताएं, एडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गई? ओके बोलो भाई, क्वेश्चन पूछो। यस सर क्लियर होगी। ओके ओके, अच्छा, अब अगर ऐड क्लियर है तो हम कहते हैं ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, विच इज कॉल्ड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। ज्वाइंट वर्ड यूज होता है, ज्वाइंट, यानी दो इवेंट्स का कंबाइंड होने की प्रोबेबिलिटी, इसको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एक्चुअली ये इट्स लाइक एंड जो होता था यूनिट सेट में, या मल्टीप्लाई, उसके इक्विवेलेंट्स हैं ये ज्वाइंट, ठीक है, ओके।
तो अगर इसी केस में हम कहें P ऑफ x एंड y, x एंड y, x एंड y दोनों की प्रोबेबिलिटी एक साथ होने की, जो ये कॉमन एरिया था, जैसे यहां और था, यहां एंड, जैसे सेट में इस्तेमाल होता है उसी सेंस में हम ये इस्तेमाल करें, वो क्या होगी, वो क्या होगी? अक्सर हम प्लस होगी फिर ये। नहीं, यहां एंड है तो मल्टीप्लाई, ये और में प्लस हुआ, एंड में जी मल्टीप्लाई। सर, तो यहाँ अच्छा मल्टीप्लाई होगा अच्छा, और एंड में प्लस होगा। हाँ नहीं, और में प्लस होगा, एंड में मल्टीप्लाई होगा, दोनों का होना है। एंड का मतलब है दिस एंड दिस दोनों हो, और का मतलब है ये पहला या दूसरा, तो ये दोनों की ऐड हो जाती है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी, ये भी और इसकी, तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज ऐड होती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दी कि अगर एक डाइस के 1 की आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 के होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, अगर हम कहें 1 एंड 2 के इसके या इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2/6, 1/6 प्लस 1/6, क्योंकि अब इनमें से कोई भी केस होगा वो एक्सेप्टेबल होगा, दिस और दिस, तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज इकट्ठी हो जाएंगी क्योंकि दोनों एक्सेप्टेबल हैं। इसके या इसके होना दोनों ही एक्सेप्टेबल है। इसके केस में ऐसी चीज जब ये और ये दोनों कॉमन हो, एक साथ हो, ये भी हो रहा हो और ये भी हो रहा हो, तो ये एंड वाला केस है। ओके, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, ठीक है। अच्छा, यस सर। हमने इसके बिल्कुल स्ट्रेट देखने के लिए ये भी लिख लिया था पहले, मगर हमने बाद में बताया कि ये इतना जनरल केस नहीं है, ये तो स्पेशल केस था। एडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी मींस दिस, असली फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले से वो निकला है कि जब आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो ये चीज जीरो हो जाती है, वहां पर ओवरलैप टाइम कोई चीज नहीं है, तो ये जीरो हो गई, इसलिए ऊपर का फॉर्मूला इस्तेमाल हो गया। तो दिस इज ए स्पेशल केस, इट्स नॉट द जनरल कि आप प्रोबेबिलिटी ऐड करते हैं। ये इट इज ट्रू ओनली व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अदरवाइज दिस इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ एडिशन। ये एक केस में जब दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो ये फॉर्मूला है, अदरवाइज ये जनरल फॉर्मूला है। सही फॉर्मूला ये है, ऐड ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो ये जीरो हो जाता है, ये कॉमन एरिया नहीं होता, इसलिए ऊपर का फॉर्मूला बन गया। वो स्पेशल केस है, ये जनरल फॉर्मूला है। यही मामला इधर भी है। हमने एकदम से कहा ओके एक्स एंड वाई, मगर एक्चुअली इनकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो ये हैं, क्योंकि दोनों ने होना है, दोनों इवेंट्स के होने की जरूरत है। ये पी एक्स एंड वाई, इसको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के तौर पे कॉमे के साथ लिख देते हैं, तरीका ये प्रैक्टिस है, इसका मतलब ज्वाइंट एंड, इसको लिखने का तरीका ये है। तो इसमें एक्चुअली क्या होगा कि आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट, और दूसरा इवेंट में क्योंकि दोनों का ओवरलैप है, कॉमन है, तो दूसरे की इवेंट में आप उसकी पहले की कंडीशन डालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इफ एक्स हैज अकर्ड। तो जनरल फॉर्मूला फॉर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ये वाला है, ये सही फॉर्मूला है। ये स्पेशल केस है जो हमने डायरेक्ट लिख दिया था। क्यों? इस जनरल फॉर्मूले में जब हम ये कहेंगे कि यार ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो ये है, मगर इसमें एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस है कि अगर ये y की x पे डिपेंडेंसी ना हो, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो, अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट, जैसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, यहां x एंड y वर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यहां x एंड y आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का x एंड y, यानी अगर वो केस हो कि x और y की कोई डिपेंडेंसी ना हो एक दूसरे पर बिल्कुल, फिर ये फॉर्मूला ये बन जाएगा। क्यों? ये वाला फैक्टर जो है पी वाई बाई एक्स, इट विल
अगर ये इंडिपेंडेंट है तो p by y by x will be same as py. Why? If they are independent, then y का अकर होना will be same as y का if x has occurred. क्योंकि डिपेंडेंस नहीं है तो y का x के होने की बाद जो अकरेंस है वो भी वही होगी जो y की अपनी इंडिपेंडेंट थी, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए फिर ये वाला टर्म यहां पर एज ए पी वाई चला गया। तो ये भी स्पेशल केस है और ये भी स्पेशल केस है। कहने को ऐड से फॉरन इस बात का ख्याल आता है और मल्टीप्लाई से इस बात का ख्याल आता है, बट दे आर स्पेशल केसेस। ये उस केस में है जब यह म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ये उस केस में है जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ओके, ऑलराइट, ये बात पता चल गई, इसका फर्क भी समझ में आ गया और स्पेशल केसेस का भी पता चल गया जी। बोलिए, बोलो भाई। हाँ, ये एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी और इनके स्पेशल केस और कॉमन केस। ओके, अच्छा, अब इन्हीं में से ये जॉइंट और प्रोबेबिलिटी में से अब हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक चीज होती है कंडीशनल, ये मैं बीच में हम लिख ही चुके एक दफा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यही होती है जो अभी यहां हमने ये इस्तेमाल किया है कि किसी एक इवेंट का होना y की अकरेंस का इफ x हैज अकर्ड, यानी ये कंडीशनल है, इनकी डिपेंडेंसी थी इसलिए ये कंडीशनल है कि y का होना इफ x हैज अकर्ड। एक होता है y का होना when x has not occurred और डिपेंडेंसी भी नहीं है, और एक ये है कि what will happen in y if x has occurred। ठीक है, ये कंडीशनल को आप देख सकते हो इस तरह कि लेट्स से ये अगर हमने ये रखे हुए हैं बॉल के एग्जांपल अगेन ले लेते हैं और ये 3 ये ले लेते हैं, ये रेड और ये ग्रीन। ठीक है, अच्छा, अगर इनके ये बॉक्स है आपका, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 5/8 इंडिपेंडेंटली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 3/8। अच्छा, अगर आपने एक ग्रीन निकाल लिया, जब ग्रीन निकाला उस वक्त उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 थी। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप कहो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इफ दिस इवेंट हैज अकर्ड, यानी ग्रीन का इवेंट हैज अकर्ड, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड विल बी 5/7। इस इवेंट के अकर होने से अब इसकी प्रोबेबिलिटी इन दिस सेट पहले थी 5/8, अब हो गई 5/7। तो इफ दैट इवेंट हैज अकर्ड की कंडीशनल जो होता है उसके ये मायने वो ये लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इफ एक्स हैज अकर्ड। ठीक, जहां पर डिपेंडेंसी है, यहां पर भी हमने इसको इस्तेमाल किया था जब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इफ वाई हैज अकर्ड, ये भी वैलिड है, एक्स का होना अगर वाई हो गया, यहाँ पे अगर ये पहले हो जाता और हम कहते इसका होना जब ये हो गया है तब प्रोबेबिलिटी एक्स इफ वाई हैज अकर्ड। ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, अच्छा, अब हम इस बात से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकाल सकते हैं जो बेस रूल हमें सीखना है था इसके लिए, और वो ये है कि ये जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है इसको ये दोनों तरफ से एक जैसी होती है, यानी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई, ओके, एंड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई एक्स इज सेम। ये बोथ वे कम्यूटेटिव एक्शन है कि इनके दे आर इक्वल। यानी अगर हम कहें
x एंड y के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या हम कहें y एंड x के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ही बात है। तो ये दोनों तरह वैलिड है। अब अगर मैं दोनों तरफ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला लिखूं जो यहां मैंने लिखा था, तो वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट into probability of second if first has occurred, probability of y if x has occurred, ये ओके। और यहां पे probability of, अच्छा इसको लिखूंगा तो मैं लिखूंगा probability of y, पहले को लिख दिया उसी असूल पे, और probability of x if y has occurred, ओके। ये मैं लिख सकता हूं, दोनों तरफ मैंने ये लिखा जो इक्वल है, इन दोनों को एक्सपैंड करके ये लिखा तो ये भी इक्वल है। अब मैं अगर किसी एक साइड को रखते हुए मैं कहूं मैं आई वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, खाली सॉरी इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ से आई वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाय वाई, क्या होगी एक्स बाय वाई, इसको मैं इसको अलग करना चाहूँ, व्हाट विल द, तो ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा नीचे दूसरी साइड पे, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y by x ओके अच्छा, तो हम ये यहाँ कह रहे थे कि ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने लिखा। अब हम किसी एक को अलहदा करें, जैसे हमने ये कहा अगर इसको पी एक्स वाई को लिखेंगे तो इधर पी वाई इसके नीचे आ जाएगा, ये ठीक है। ये एक तरीके से हमने लिखा, एक इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी वाले से। दूसरा हम ये लिख सकते हैं पी वाई बाई एक्स, और इधर ये पी वाई पी एक्स वाई और नीचे पी एक्स चला जाए, ठीक है। दोनों तरह से ये लिखा जा सकता है। ये जो एक तरीके से हमने लिखा, इसका मतलब ये है, ये हमारा बेज रूल है जो बहुत फेमस, जो हमारा लास्ट इसका वो था बेज रूल। बेज रूल इन्हीं जॉइंट प्रोबेबिलिटी से हमने निकाल लिया। इसके मायने क्या हैं? इस बेज रूल के मायने ये हैं कि किसी वक्त आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ y बाय x मालूम हो और आपकी रिक्वायरमेंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय y मालूम करनी है, जो देखें बड़े अपोजिट से रिक्वायरमेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ y इफ x हैज अकर्ड, और आपकी नीड है डाटा में, प्रैक्टिकल सिचुएशन में, ये कम्युनिकेशन के डाटा में, और ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 1 इफ 0 हैज अकर्ड अर्लियर, और आपको जरूरत पड़ी है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 0 इफ 1 हैज अकर्ड अर्लियर, तो आपकी बड़ी अपोजिट नीड होती है। ये फार्मूला इन दो को कनेक्ट करता है। इस तरह की इन्वर्टेड कंडीशनल प्रॉपर्टीज प्रोबेबिलिटीज को मालूम करने के लिए ये फार्मूला इज ए ग्रेट हेल्प, इट इज बेस रूल। सर जी सर आप ये दोबारा थोड़ा सा बता देंगे, क्योंकि मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से मैं बता अभी देता अब जाके दोबारा से कनेक्ट हुई। बता देता हूँ मैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा असल में समराइजिंग ऑफ द होल थिंग है
सिवाय इसके कि एक चेन रूल हमारा भी रहता है, वरना हमने ये मेन क्रक्स है। मैं इसको दोबारा बताता हूँ, ये सबके लिए ही दोबारा इसका देखना। यानी ये एक बड़ा फेमस और बड़ा यूजफुल और बड़ी ऐसे बिग नेम के तौर पर प्रोबेबिलिटी थ्योरी में एग्जिस्ट करता है, मगर इसका कॉन्सेप्ट अगर आप इस बेस से देखें जो आपने अभी सीखी है, बहुत सिंपल है। अदरवाइज पीपल विल फिल पेजेस एंड पेजेस टू टेल कि यार प्रोबेबिलिटी में बेस रूल क्या चीज होती है। ठीक है, हमने क्योंकि सीख चुके हैं कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी पी एक्स वाई, और ये दोनों तरह से बराबर होती है कि अगर आप ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ये कहो कि x की एंड y की, इसको अगर आप ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को इस तरह कहो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y x, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ y एंड x, तो ये बात एक ही है। पहली बात ये तय हो गई कि ये दोनों बराबर होते हैं। कि हम कहें इवेंट a एंड b का साथ होना, कि हम कह रहे हैं, या इवेंट b एंड a का साथ होना, एक ही बात है। तो ये इक्वल साइन जस्टिफाई हो गया। अब इसको जो हमने अभी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सीखा है, जनरल ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का, पिछली स्लाइड में, वो ये है कि इट्स ए प्रोडक्ट, मगर प्रोडक्ट में क्या है, क्योंकि दोनों इनमें ओवरलैप, इनमें डिपेंडेंस है, तो हम कह रहे हैं पी एक्स मल्टीप्लाइड बाय पी वाई बाई एक्स। जैसे मैंने कहा कि ये स्पेशल केस है कि पी एक्स इंटू पी वाई, जनरल फॉर्मूला पी एक्स मल्टीप्लाइड बाय पी वाई बाई एक्स, पहला वेरिएबल इंटू सेकेंड इफ फर्स्ट हैज अकर्ड, ये है। ये हम यहां दोबारा लिख देते हैं, इसके नीचे इसका, इसके नीचे इसका। हम कह रहे हैं इसके मायने हैं कि पी एक्स इंटू पी वाई इफ एक्स हैज अकर्ड, ये कर दिया। ओके, और दूसरे को हम कह रहे हैं पी वाई इफ एक्स हैज अकर्ड, यानी पी वाई इंटू, सॉरी, ओके, पी वाई इंटू पी एक्स इफ वाई हैज अकर्ड। ओके, ये बात ऑब्वियस है बाय डेफिनेशन ऑफ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, जो हमने अभी बड़ी डिटेल से देखी और समझी। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका फायदा, ये बेस रूल दो तरह से लिखने में हमारे काम आ सकते हैं। एक, हम इस वाली टर्म को ले, इसको इधर ले जाएं, तो क्या बन जाएगा, ये होगा पी ऑफ, अगर आपने x बाय वाई मालूम करना है किसी वक्त, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इफ y हैज अकर्ड, ये मालूम करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए आपको गिवन चीजों में पी वाई बाय एक्स का पता है, तो आप इसको उसके जरिए से फाइंड कर सकते हो। पी एक्स इंटू पी वाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय ये पी वाई बाय डिवाइडेड बाय ये इधर जाएगा पी वाई। ओके, इसमें, बल्कि इसमें आप देख लो, पी वाई इज नथिंग बट, ये पी वाई क्या होगा, यानी ये डायरेक्ट गिवन नहीं भी हो तो ये इन दो की मदद से निकल आता है, और वो क्या है कि आप कहोगे कि पी एक्स, ये जो ऊपर की टर्म है, इसको आप अगर सम करो, पी वाई बाई एक्स, इसकी समेशन करो ओवर ऑल केसेस ऑफ एक्स, तो ये पी वाई बन जाएगा। ठीक, तो इसलिए पी वाई को आप ऊपर वाली टर्म के समेशन से मालूम कर सकते हो। एनीवे, पी वाई भी आपको पता होगा, पी एक्स भी आपको पता होगा, और पी वाई बाई एक्स भी आपको पता है। एक्चुअली ये सूरत हाल है, और आपको मालूम करना है पी एक्स बाई वाई। समबॉडी में से कि यार ये क्या कमाल है, ये बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपके पास ये आता है। जैसे मैंने कहा कि आपको y का होना इफ x हैज अकर्ड पता है, और आपको जरूरत है x का होना इफ y हैज अकर्ड मालूम करना है। तो ये बहुत डिफरेंट सी नीड है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के तहत, जो आप इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हो। ये फेमस फॉर्मूला बेज रूल है, बेज रूल, दैट इज ए वेरी फेमस रूल।
एंड वेरी यूजफुल। इसकी मिसाल मैंने ये बताई थी, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल होती है, तो आपको कई दफा जो डेटा ट्रांसमिट हुआ है उसके अंदर ये दो उसमें है 0 and 1। समटाइम्स आपको पता होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 1 इफ 0 हैज अकर्ड, ये पता होता है आपके पास डेटा में है, लेकिन आपकी जरूरत है कि हाउ अबाउट फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 0 इफ 1 हैज अकर्ड। तो आपका पास अगर ये चीज नोन है तो आप इस फार्मूले से ये मालूम कर लेते हो, अदरवाइज इट्स ए वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू फाइंड आउट। ठीक है, बेस रूल हेल्प्स इट देयर, और ये आप इधर से भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसकी दूसरी साइड से भी, यानी पी वाई बाय एक्स अगेंस्ट एक्स बाय वाई भी इधर से लिखा जा सकता है। ये बेस रूल है। इसी की अब लास्ट चीज जो हमें ये करनी है, हमने सारी प्रोबेबिलिटी के मेन कॉन्सेप्ट इसमें कवर कर लिए, आप गुड फॉर अस कि चेन फॉर्मूला सिर्फ हमारा रह गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर तीन चीजें हैं आपकी x, y और z, इससे हम जब देख लेंगे तो हमें इसको जनरलाइज करने में भी हेल्प मिलेगी। अगर अब ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के हमें आता था तो हमने कहा कि चलें, हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी हमें आती है तो हम इसको चेन की सूरत में और आगे लेके जाएं कि क्या होती है पी एक्स वाई। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये हम इसको कह सकते हैं कि आप इसके हम दो हिस्से कर सकते हैं। ठीक, एक ये और एक ये, यानी ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी जैसे है। अब हमने तीन एलिमेंट हो गए हैं तो हम इसको दो के तौर पे कंसिडर करके बेसिक रूल ऑफ इससे चेन फॉर्मूला हम पता कर लेंगे। ठीक, तो हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पहला टर्म जो ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए हैज अकर्ड। ठीक है, तो हम कह रहे हैं ओके, ये सॉरी एक्स वाई, ये मैंने सीधा एक्स वाई और ये जेड। ठीक, एक्स वाई जेड है। ओके, तो हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई, ये इसको मैंने इकट्ठा क्यों किया हुआ है तो इसको लिख दिया पहले ए, ये ए, और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए हैज अकर्ड व्हिच इज जेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इफ ए हैज अकर्ड एक्स एंड वाई। ओके, ये हो गया। अब मैं इसको फर्दर, इनको तीन थे ना तो मैंने पहले दो को इकट्ठा करके एक समझा और ये किया, अब मैं इसको फर्दर ब्रेक करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इफ वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इफ एक्स हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इफ एक्स एंड वाई बोथ हैव अकर्ड। ओके, ये मैंने सिंपली, जब तीन चीजों की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी चाहिए थी तो मैंने पुराना असूल इस पूरे को एक समझा, ए, ये मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी लिखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए हैज अकर्ड। फिर मैंने ये जो ए में इकट्ठा करके लिखा था इसको इस पे अप्लाई किया ज्वाइंट का, तो प्रोबेबिलिटी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बाय एक्स, तो ये बन गया। इन तीन की प्रोबेबिलिटी जब निकालनी थी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इफ फर्स्ट हैज अकर्ड, probability of third if both first and second have occurred। ठीक, ये चेन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ठीक, ये चेन रूल, इसी को जब जनरलाइज करके हम लिखते हैं बजाय एक्स वाई जेड के, अगर हम वो पुराना वो लिखें एक्स का जो हमने अभी सीखा था कि भाई x1 से लेकर, और ये जनरल फॉर्म में x2, सॉरी ये छोटे हैं, x1 x2 और x3 xn तक होते हैं। ये अब बहुत चेन फार्मूले को इस पूरे बड़े सेट पर भी अप्लाई करें तो ये इस तरह ही रहेगा कि अगर हम अब आप कहें कि हम इस इन सब की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी चाहिए है, अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मालूम करनी है और हम कह रहे हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, इन सब की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं, तो इसी असूल पे ऐसे ही पीस बनाते जाएं तो ये होगा पहली प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, पहला x1 into probability of x2 if x1 has occurred। ये इसी असूल पे हम चल रहे हैं।
into probability of x3 x2 if probability of if 1 has occurred, probability of x3 if x1 and x2 have occurred. अब ये दोनों हो चुके हैं, if x1 and x2 has occurred. अब ये बिल्कुल यहां तक आपका बिल्कुल ये वाला रिपीट हुआ x y z जब 3 थे, पहले की प्रोबेबिलिटी, दूसरा इफ फर्स्ट हैज अकर्ड, तीसरा पहले दोनों हो चुके हैं, पहले की प्रोबेबिलिटी, सेकंड वन इफ फर्स्ट हैज अकर्ड, थर्ड वन इफ फर्स्ट एंड सेकंड हैज अकर्ड, और यही चलता जाएगा एंड पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन इफ इफ एक्स 1 से लेकर और एक्स एन माइनस 1 तक दे हैव अकर्ड. नीचे नीचे ओके. ये इसी को मैंने जो 3 टर्म्स का था इसको 3 से चला के एंड तक ले गया फॉर ए वेरी बिग थिंग. दिस इज चेन रूल इन जनरल, चेन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो दैट्स इट. This is the whole major concepts of probability in a mathematical rational way which we have covered. It covers all the essentials of probability which you need otherwise in life, and also specifically we revised it to use it in our this machine learning and deep learning. And that is all. We have covered all the main things in this time. Okay? All right. Any question for this? All right. Allah Hafiz. See you in the lab.